सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। माँ ज्ञान भारती ग्रुप ऑफ एजुकेशन अंतक में आपका ऑनलाइन क्लास के अंदर स्वागत है। हमने पूर्ववर्ती वीडियो में जो है प्लासी का युद्ध पढ़ा। प्लासी के युद्ध के उपरांत बक्सर का युद्ध हमने पढ़ा। उस समय हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि जो अंग्रेज अफसर थे वो कंपनी के नवाब से बन गए। अब कंपनी का रियासतों के प्रति क्या रवैया रहा इसको हम देखते हैं। तो इसमें आप आज हम पढ़ेंगे कि कंपनी का फैलता शासन, कंपनी का जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के भौतिक भूभाग पर और राजनीतिक मंच पर किस प्रकार शासन का प्रसार हुआ उसकी सारी गतिविधि हम देखेंगे। इसमें देखो, यदि 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 में प्रथम स्वतंत्र संग्राम हुआ, यानी 1757 में जो है प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी के युद्ध ने ही भारत में क्या रख दी थी, अंग्रेजी शासन की नींव रख दी। ठीक है। अब इसमें देखो 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने आती। वो क्या आती है कि किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमले प्राय नहीं किया। देखो, उन्होंने डायरेक्ट किसी भी रियासत के ऊपर हमला नहीं किया। ठीक है। मतलब उनको किसी भी प्रकार लोक लुभावनेवादी करके या किसी प्रकार के धोखे की चाल चलकर जो है राजा की रियासत पर या जमींदार की रियासत पर उन्होंने कब्जा किया। तो कैसे किया? नहीं किया। उन्होंने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। देखो, आर्थिकता के आधार पर भी क्या किया उन्होंने? लोभ लालच दिया वहाँ की रियासत के राजाओं को। और राजनीति, उनकी जो राजनीति थी उनमें भी दखल अंदाज किया धीरे धीरे। ठीक है। और फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। कूटनीतिक साधन भी उन्होंने अपनाए। बक्सर की लड़ाई मैंने आपको बताई कि 1764 में हुई। प्लासी के युद्ध के बाद बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है। कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। देखो, बक्सर की जो लड़ाई हुई 1764 में, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किए, रियासतों में अपने रेजिडेंट मतलब अंग्रेज अधिकारी नियुक्त कर दिए वहाँ की शासन सत्ता में क्या करने के लिए, हाथ बढ़ाने के लिए। ठीक है ना। ये कंपनी के राजनीतिक या व्यवसायिक प्रतिनिधि होते थे। रेजिडेंट क्या होते थे? राजनीतिक या व्यवसायिक प्रतिनिधि। रेजिडेंट, ध्यान दीजिएगा, रेजिडेंट किसे कहते हैं? देखो, रेजिडेंट क्या होते हैं? व्यवसायिक या राजनीतिक प्रतिनिधि। प्रतिनिधि का मतलब होता है अंग्रेज सरकार खुद के बदले इनको नियुक्त करना। मतलब इनके नियंत्रण में ये व्यक्ति कार्य करते थे, क्योंकि अंग्रेजी सरकार के साथ में, है ना। आगे देखो, रेजिडेंट जो इनका कार्य क्या था, उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना। रेजिडेंट का काम क्या था बेटा? कंपनी के हितों की रक्षा करना। कौन सी कंपनी के हितों की रक्षा करना? ईस्ट इंडिया कंपनी की हितों की रक्षा करना, उन्हें आगे बढ़ाना। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे। धीरे धीरे वो क्या करने लगे, जिस रियासत में होते उस रियासत की राजनीतिक मामलों में वो क्या करने लगे, दखल देने लगे। ठीक है, टांग अड़ाने लगे। आगे देखो, अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाए, इस तरह की चीजें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते हैं। वो जो रेजिडेंट थे ना, वो जो अंग्रेज कंपनी के जो प्रतिनिधि थे उनको रेजिडेंट का, वो धीरे धीरे वहाँ की रियासतों के राजाओं के बीच में ये भी तय करने लगे कि अगला राजा कौन होगा, है ना, और कौन सा पदाधिकारी कौन बनेगा। इन सब गतिविधियों में वो क्या करने लगे, अपनी टांग अड़ाने लगे। ठीक है। आगे देखो, इस तरह की चीजें भी कंपनी के अफसर तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। देखो, कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या दी, सहायक संधि। अब सहायक संधि का जनक कौन है? सहायक संधि किसने दी? सहायक संधि, जो अंग्रेजों की सहायक संधि थी, वो किसके द्वारा शुरू हुई? देखो आप, लॉर्ड वेले जली। सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? लॉर्ड
वेलेजली है। सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? लॉर्ड वेलेजली है। देखो आप, सहायक संधि भी थोप दी, जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी, जो रियासत, जो राजा की रियासत इस बंदोबस्त, कौन से बंदोबस्त को? सहायक संधि वाले बंदोबस्त को मान लेती, उसको क्या करना होता था? देखो आप, सहायक संधि भी थोप दी, जो रियासत बंदोबस्त को मान लेती, स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं था। मतलब उस रियासत को स्वतंत्र अपनी सेना रखने का अधिकार नहीं था। किसको? उस रियासत के राजा को। उसे कंपनी की तरफ से क्या मिलती थी? सुरक्षा मिलती थी, सेना मिलती थी। जो रियासत अंग्रेज सरकार से सहायक संधि करेगी, उसको क्या मिलेगी? अंग्रेजों की तरफ से सेना भी मिलेगी और सहायता भी मिलेगी। ये उल्लेख था उसके अंदर। और सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? कौन था अंग्रेज अधिकारी? लॉर्ड वेलेजली। सहायक सेना के रखरखाव के लिए वो कंपनी को पैसा देती थी। वो रियासत क्या करती थी? फिर ध्यान दो इधर, वो रियासत, जो रियासत ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायक संधि करती थी ना, तो सहायक संधि करने के उपरांत क्या होता था? अंग्रेजी जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो उसको सेना प्रदान करती थी। लेकिन उसको सेना देती किसको? राजा को। फिर राजा उस सेना को रखरखाव के लिए क्या देती थी? अंग्रेज सरकार को वापस पैसा देना पड़ता था राजा को। समझ में आई मेरी बात? राजा क्या करता था? जो जिस राजा को ईस्ट इंडिया कंपनी सेना देती थी, नहीं देती थी? जब सेना देती थी तो उस राजा को उस सेना के बदले क्या देना होता था? ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसा देना पड़ता था, शुल्क देना पड़ता था। ठीक है, आगे देखो, अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे, मतलब समय पर रकम नहीं देते थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। समय पर अगर जो सेना रखी जाती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा उस रियासत के राजा के पास, अगर उसकी शुल्क जमा नहीं करती थी वो रियासत अर्थात वो राजा, तो उसके जो भूभाग था, किसका? उसका जो उसका दायरा था, उसका जो राजा का दायरा था या इसका क्षेत्र था, उस पर कब्जा कर लेती थी। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो आप, उदाहरण के लिए लॉर्ड रिचर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल 1798 से 1805, लॉर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल 1798 से 1805 था। उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया। मतलब अवध का जो नवाब था उसने क्या नहीं दिया था? समय पर शुल्क नहीं दिया था, सेना शुल्क। ठीक है ना? तो उसको अपना क्या करना पड़ा? मतलब कंपनी को सौंपने के लिए आधा इलाका, अवध के नवाब को अपने जो उसका जो क्षेत्र था उसका आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए दबाव बनाया गया, है ना? क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। वहाँ का अवध का नवाब था ना, वो कंपनी को पैसा देने में क्या हो गया था? उनको चूक गए थे। तो चूकते ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? आधे से अधिक भूभाग पर कब्जा कर लिया। कहाँ पर? अवध पर। ठीक है, इसी प्रकार हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए। हैदराबाद के भी कई इलाके जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहायक संधि के नाम पर वहाँ के राजा से, वहाँ के शासक से क्या कर लिए गए? छीन लिए गए। अब देखो टीपू सुल्तान, शेर मैसूर। टीपू सुल्तान हम देखते हैं। देखो बेटा, टीपू सुल्तान शेर मैसूर कहाँ पड़ता है? अभी वर्तमान में कर्नाटक में पड़ता है। तो इसमें देखो आप, जब कंपनी को अपनी राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्येक सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। कंपनी को ये महसूस हुआ कि इस अमुक राजा की सेना हमसे लड़ने के लिए भी तैयार है, मतलब उसको खतरा महसूस हुआ। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो प्रत्येक सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया, मतलब डायरेक्ट लड़ाई भी लड़ी वहाँ के राजा से। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से ये बात समझी जा सकती है। दक्षिण भारत का जो राज्य है मैसूर, वहाँ के संदर्भ में हम पढ़कर इस बात को समझ भी सकते हैं। हैदर अली का शासन क्या था? 1761 से 1782, और उसके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान। हैदर अली वहाँ का शासक था। मैसूर का शासक कौन था? हैदर अली। इसका शासन कितना था? 1761 से 1782। ठीक है ना? उनके विख्यात पुत्र, इसके हैदर अली के पुत्र कौन थे? टीपू सुल्तान। इसका पुत्र कौन था? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान देखिए आप,
टीपू सुल्तान का जो कार्यकाल था 1782-1799 तक था। ठीक है, 1782 से 1799 तक इसने जो है मैसूर पर क्या किया, शासन किया। ठीक है, किसने किया, टीपू सुल्तान ने। पहले तो मैसूर का शासक कौन था, हैदर अली। हैदर अली का पुत्र कौन था, टीपू सुल्तान। था कि नहीं था, था ना बेटा। देखो आप इसमें जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफी ताकतवर हो चुका था। मैसूर क्या हो चुका था, काफी ताकतवर हो चुका था। ताकतवर क्यों, क्योंकि ये अच्छे राजा थे वहाँ के। ठीक है ना। देखो आप, मालाबार तट पर होने वाले व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। मालाबार जो तट है, कहाँ है मालाबार, मालाबार तट है ना दक्षिण भारत में। मालाबार तट पर होने वाले व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहाँ से कंपनी क्या करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, मालाबार तट पर क्या करती थी, काली मिर्च और इलायची खरीदती थी, भारत से खरीदती थी। ठीक है बेटा, है ना। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात क्या कर दिया, रोक दिया। रोका नहीं रोका, किसने रोका, कंपनी ने। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से क्या कर दिया, रोक दिया। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारी से क्या कर दिया, घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का क्या किया, टीपू सुल्तान ने आधुनिकरण, मतलब नए नए युद्ध आयुध खरीदे, नए नए सेना के शस्त्र खरीदे। सेना के लिए खरीदे नहीं खरीदे। देखो आप, सुल्तान ने इस कदम से अंग्रेज आग बबूला हो गए। जो वहाँ का सुल्तान था मैसूर का, कौन, टीपू सुल्तान। उसके इस कदम से अंग्रेज जो सेना थी, मतलब अंग्रेजी जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो क्या हो गई, आग बबूला हो गई, मतलब क्रोधित, अत्यधिक क्रोध से युक्त हो गई। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। किनको, अंग्रेज कंपनी को, अंग्रेजों को। ठीक है बेटा, अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी। अंग्रेजों को क्या लगता था कि ऐसे जो कठोर राजा हैं उनको क्या करना है, क्या करना है, उनको कुचलना, मतलब उनको दबाना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये हमारी कंपनी को विकसित नहीं होने देंगे भारत के भौतिक स्वरूप पर। ठीक है ना। ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार क्या हुई, जंग हुई। मैसूर के साथ अंग्रेजों की कंपनी की क्या हुई, 4 बार लड़ाई हुई। कब कब हुई, 1767 से 69, 1780 से 84, 1790 से 92 और 1799। श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को क्या मिली, सफलता मिली। श्रीरंगपट्टनम की जो आखिरी लड़ाई हुई ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के बीच, उसमें क्या हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या हुई, जीत हुई। देखो आप, अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने वेडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर साइक संधि थोप दी गई। मैसूर पर क्या थोप दी गई, लॉर्ड वेलिस्ली द्वारा साइक संधि क्या थोप दी गई, साइक संधि थोप दी गई। साइक संधि का मतलब समझ में आ गया होगा तुम्हारे कि अंग्रेज क्या करते थे, उस संबंधित राज्य में सेना भेजते और संबंधित राज्य उसको सेना के बदले क्या देता था, पैसा देता था। अगर समय पर पैसा नहीं दे, बात सुनो मेरी, पैसा समय पर उसको नहीं दे ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो ईस्ट इंडिया कंपनी उसके राज्य पर क्या कर लेती थी, कब्जा कर लेती थी। इसे कहते हैं साइक संधि। और साइक संधि किसके समय हुई, लॉर्ड वेलेस्ली के समय। ठीक है, आगे देखो आप, अब देखो मराठों से लड़ाई। ठीक है, देखिए अब बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी की मराठों के साथ लड़ाई कौन कौन सी युद्ध में हुई, क्यों हुई, इसके पीछे हम चर्चा करेंगे। 18वीं शताब्दी के आखिरी से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी। जब मैसूर के राजा टीपू सुल्तान को हराई दिया श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में, आखिरी में, है ना, 1799 के आसपास, तो अब मराठों की शक्ति से प्रभावित होकर अंग्रेजों ने यह सोचा कि मराठों को भी कुचलना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये में भारत के भौतिक और राजनीतिक मंच पर अधिकार नहीं करने देंगे। ठीक है बेटा, देखो आप इसमें क्या कहा, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ, देखो आप, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ, 1761 में। कब हुआ, देखो आप इसमें, ठीक है। अब इसमें किन के बीच
बीच हुआ अंग्रेज और मराठा, याद रखिएगा, अंग्रेज और मराठों के बीच, ठीक है, याद रखिएगा। पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत कहाँ पड़ता है? वर्तमान में करनाल हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? वर्तमान में कहाँ पड़ता है? कहाँ पड़ता है ये पानीपत? कहाँ पड़ता है? वर्तमान में करनाल के हरियाणा में पड़ता है। करनाल में है, ठीक है, हरियाणा के अंदर पानीपत। देखो आप इसमें 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। उसमें मराठे हार गए। पानीपत के तृतीय युद्ध में कौन जीते? अंग्रेज जीते। आंग्ल मराठा युद्ध हुआ नहीं हुआ 1761 में? मैंने लिख दिया यहाँ साफ साफ। 1761 में कौन कौन लड़े? अंग्रेज और मराठे। जिसमें जीत किन की? अंग्रेजों। बात समझ में आ रही मेरी? ठीक है, आगे देखो। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया किन किन को दी? तो मराठा के जो राज्य थे वो राज्य बांट दिए अंग्रेज ने। अब उन राज्यों की बागडोर किन किन को दी? सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में की। ये सारे सरदार एक पेशवा किसके नियंत्रण में कार्य करते? किनके नियंत्रण में कार्य करते थे? पेशवा। पेशवा एक पद है। मराठों का क्या था? पद था पेशवा। पेशवा सर्वोच्च मंत्री। पेशवा जो था मराठों के संदर्भ में, पेशवा किसको कहते हैं? पेशवा। पेशवा किसको कहते हैं? सर्वोच्च मंत्री को। ध्यान दीजिए, पेशवा किसको कहते हैं? सर्वोच्च मंत्री को। किनके समय? मराठों के समय। मराठों के समय जो सर्वोच्च मंत्री पद पर जो आसीन होता था उसको क्या कहते थे? पेशवा। ठीक है, आगे देखो। के अंतर्गत एक राज्य मंडल के सदस्य पेशवा इस राज्य मंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और कहाँ रहता था? पुणे में। कहाँ रहता था? पुणे में। पुणे कहाँ पर है बेटा? महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पर है पुणे? महाराष्ट्र के अंदर। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिरी के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा राजनीतिक थे। कौन कौन थे? महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस। ये क्या थे? मराठा सेना के महान योद्धा थे। समझ में आई मेरी बात? आगे देखो। महान मराठा योद्धा और राजनीतिक भी थे। एक के बाद कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर क्या कर दिया? मजबूर कर दिया। एक के बाद एक युद्धों में मराठों को जो है क्या कर दिया? अंग्रेजों ने घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया, मतलब हतोत्साहित करने के लिए मजबूर कर दिया। युद्ध नहीं लड़ने के लिए स्तब्ध कर दिया। पहला युद्ध 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ। जो पहला युद्ध हुआ था अंग्रेजों और मराठों का, वो कौन सी संधि के साथ खत्म हुआ बेटा? 1782 में क्या हुई? सालबाई की संधि। क्या हुई? सालबाई की संधि। किन किन के बीच हुई? अंग्रेज और मराठों के बीच। ठीक है, जिनमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ 1803 से 5 में कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा ये हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। अनंत 1817 से 19 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह क्या कर दिया गया? कुचल दिया गया। बात समझ आ रही है? तीसरा जो युद्ध हुआ ना अंग्रेज और मराठों के, कब हुआ? वो 1817 से 1819 के मध्य। उसमें जो मराठों की पूरी शक्ति थी उस शक्ति को अंग्रेजों के द्वारा कुचल दिया गया, नष्ट कर दिया गया, मतलब मराठों को हरा दिया गया। ठीक है, पेशवा को पुणे से हटाकर कहाँ भेज दिया बेटा? कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर क्या हो गया? मतलब दक्षिण के भूभाग पर क्या हो गया? अंग्रेजों का शासन हो गया। ठीक है, हुआ नहीं हुआ?